हेलो एवरीवन। ये आपका न्यूक्लियर पावर के ऊपर आर्टिकल है। ये आपके द हिंदू आर्टिकल में था, तो आई थॉट दैट इट इज़ अ गुड आर्टिकल एंड इट शुड बी डिस्कस, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं विच यू मस्ट नो। तो उसी के रिगार्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड जान लेते हैं। कल ही हमने अपने आर्टिकल में देखा था, एक आर्टिकल हमने देखा था रिगार्डिंग क्लाइमेट गोल्स, ठीक है, वो इंडियन एक्सप्रेस में था। उसमें हमने देखा कि 50% हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के रिगार्डिंग, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ठीक है। एक होता है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी और एक होता है रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आप जानते हैं रीन्यूएबल एनर्जी तो बहुत हम पढ़ते हैं टर्म में, मतलब डेली ही ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में आता है। बट हमने जो कल पढ़ा था वो था नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो है वो 50% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। बट अगर रीन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो वो अराउंड 46% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस कि रीन्यूएबल एनर्जी और इसमें डिफरेंस क्या है? इट इज़ जस्ट नॉट सच बिग डिफरेंस। दोनों ही एक तरीके से वन ऑफ द सेम चीज़ है बट नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज ये जो रीन्यूएबल एनर्जी होता है ये आपकी रीन्यूएबल होती है, जैसा कि हम बोलते हैं, ठीक है, दीज आर रीन्यूएबल। वाइल नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं ये फॉसिल फ्यूल से डराइव नहीं किए होते हैं, बट दे आर नॉन रीन्यूएबल, so they are not renewable. They are non-fossil fuel based but they are not renewable, so they can be called non-renewable. So this is the basic difference between renewable energy and non-fossil fuel based energy, while on the other hand they can be also used alternatively. Now we know that in our renewable energy के context में अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर है दैट इज़ अराउंड 3% ओनली, और ये जो 3% शेयर है इसको हमें इंक्रीज़ करना है। वाई? बिकॉज जो अदर सोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है लाइक विंड हो गया, सोलर हो गया, सोलर पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है और सोलर से ही हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेशन भी होता है फ्रॉम इन दिस सेक्टर लाइक रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एंड ऑल। बट दीज आर इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, they are not available 24/7. As you know, you must have read about renewable energy and all, so उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि ये इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं। बट न्यूक्लियर एनर्जी कैन प्रोवाइड अस एक बड़े लेवल पे हमें सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि वो इंटरमिटेंट नहीं होगा। न्यूक्लियर एनर्जी में इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो इसीलिए वी आर मोर now our focus has shifted towards nuclear power. तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है दैट व्हाट ऑल अबाउट। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है न्यूक्लियर पावर का। अब इंडिया का टारगेट है टू जनरेट 100 गीगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी बाय 2047 थ्रू न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो 100 गीगावाट हमें न्यूक्लियर पावर के थ्रू जनरेट करना है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अब इसमें हम क्या, इस आर्टिकल में जो बात मेंशन की गई है वो हम देख लेते हैं। ये हमने देख लिया, ये इनका टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2047 तक, ठीक है। दिस इज़ ओके। सो दिस पोजीशंस न्यूक्लियर पावर एज अ मेजर पिलर इन इंडियाज़ एनर्जी मिक्स गिवन द टू गोल्स ऑफ इमर्जिंग एज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 एंड अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। तो ये दोनों ही चीज़ों में हमें हेल्प करेगा। नेट ज़ीरो एमिशन टू 2070 तक, जो कि क्या है, पंचमृत गोल है हमारा, कल ही हमने बात की थी। और उसके अलावा विकसित भारत बाय 2047 बनने में भी ये हमें हेल्प करेगा न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वी विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी एंड दैट विल डू वॉट। अगर हमारा फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम होता है तो हमारा हम क्या है, काफ़ी हद तक कोल इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो होता है वो बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल इंक्रीजेस
और इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रिड्यूस होंगे। ये सब आपको जनरल इकोनॉमी पता है, और डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी, देन दैट विल हेल्प इन विकसित भारत बनने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा यस, जो 2024-25 का बजट था उसमें हमें जो है देयर वाज अ प्रोग्राम, सो भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स करके एक प्रोग्राम है हमारा। तो उस वहाँ पे हमारा फोकस है, हालांकि इसको अभी इतना पुश नहीं मिला है, लेकिन इट हैज़ बीन इनिशिएटेड। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड अ स्पेशल एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ टू डेवलप एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइंड एंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। तो ये एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हो गया, भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गया। ये कुछ प्रोग्राम्स हमने इस डायरेक्शन में लिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी कैसी रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1956 में अप्सरा करके एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हमने लॉन्च किया था। आफ्टर दैट तारापुर में 1963 में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हमारा स्टार्ट हुआ, विच वॉज ऑल्सो एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। देन 1954 में डॉक्टर होमी भाभा, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रेजेंटेड अ टारगेट ऑफ 8 गीगावाट बाय 1980 अचीव करने का टारगेट हमने उस टाइम पे रखा था। उसके बाद तो ये जब ये टारगेट्स हम रख रहे हैं हम अपना बिकॉज उस समय तक हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ से और कुछ चीज़ें लर्न करके हमने सीख लिया कि वी हैव टू push towards this thing, क्योंकि they have nuclear power, तो we also have to develop to protect our for protection of our security. So अब इसके अलावा एक और अदर रीज़न जो रहा कि हम अपने डेवलपमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट में आगे बढ़े, कि चाइना ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर पावर, एंड 1962 में उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका था, 62-64 के अराउंड। तो हमने भी उसके बाद 1974 में जो है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने 1974 में, दैट इज़ स्माइलिंग बुद्धा नाम से। वहाँ पे हमने उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, ठीक है, बस बोल देती हूँ, स्पेस नहीं है। ओके, स्माइलिंग बुद्धा नाम से 1974 में किया, क्योंकि चाइना विच इज़ आवर नेबर, ठीक है, चाइना नेबर है हमारा, उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो डेफिनेटली हमें अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमने भी अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, और 1974 में जाके हमारा हमने टेस्ट किया। उसके बाद अब इसके अलावा अब इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1974 में हमने टेस्ट तो किया, लेकिन वी डिड नॉट डिक्लेयर आवरसेल्व्स एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बट लेटर ऑन 1998 में जब हमने अपना फिर एक और टेस्ट लॉन्च किया, अग्निशक्ति आई थिंक द नेम वॉज, एंड उसमें वही पोखरण में हमने किया था ये टेस्ट, और यहाँ पे हमने अपने आप को बोला न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है, यहाँ पे अपने आप को हमने डिक्लेयर किया कि वी आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और इसी के बाद आफ्टर 1998 का जो टेस्ट हुआ, उसके बाद हमने अपनी एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लेके आए, क्योंकि वी वांटेड टू शो कि भाई हम खुद से इसको इनिशिएट, कभी भी अगर कुछ भी होता है तो वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन हू विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड वी विल यूज़ ओनली व्हेन द अदर पार्टी डज समथिंग लाइक दैट। तो हम उसका रेपरकशंस के फॉर्म में यूज़ करेंगे, वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू यूज़ इट, टू शो द वर्ल्ड कि हाँ हम सेफली हैंडल कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, और वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऐसे ही। तो वो शो करने के लिए हमने एक इस तरीके की पॉलिसी लेके आई, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने के लिए इन द वर्ल्ड, क्योंकि उस टाइम पे द P5 कंट्रीज़ जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो P5 हैं। P5 कौन कौन है? दैट इज़ US, UK, रशिया, चाइना, US, UK, Russia and France. So these are nuclear weapon states.
अब ये क्योंकि इंडिया ने अपने टेस्ट वगैरह कर लिए, तो ये उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई कि यार ये क्या चल रहा है। इसीलिए इंडिया ने अपना पॉलिसी भी लेके आया। इसके बाद ही आप देखोगे इंडिया एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010 में ये भी लेकर आया। अब ये क्यों लेके आए? उसी कंटेक्स्ट में कि हम शो कर रहे हैं कि भाई हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब ये बेसिकली 2008 में इंडिया यूएस डील हुई थी, और उस डील क्योंकि हम डील कर रहे हैं और उस डील के तहत ही हमें जो है एनएसडी से वेवर मिला था, और उस वेवर के चलते फिर हमें थोड़ा जो यूरेनियम का इंपोर्ट वगैरह है वो हम कर पाए थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम ये भी लेके आए सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। इसमें हमने लायबिलिटी एक इम्पोज कर दी। अगर कोई भी डैमेज होता है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? तो इसमें बेसिकली लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर भी रखी गई। अब ये जो सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी रखी गई, इससे एक्चुअली नुकसान क्या हो गया? फॉरेन सप्लायर्स जो थे दे डिड नॉट वांट टू एंटर द इंडियन मार्केट। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भाई लायबिलिटी, अगर आप कुछ भी आपकी उसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, जो आपने सप्लाई किया उसकी वजह से एनी प्रॉब्लम क्रिएट्स, एनी ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट्स, देन व्हाट विल यू डू? यू विल हैव द लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। तो इसलिए वो वहाँ से एक हिंडरिंग फैक्टर रहा कि सब फॉरेन सप्लायर्स यहाँ पे नहीं एंटर किए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बेसिकली हमने किया क्योंकि भाई अगर हम इस तरीके की कुछ लेके आएंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड ऑल, क्योंकि हम इस तरीके की लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनका आइडिया था। अभी जो हमारी न्यूक्लियर पावर की जर्नी रही है, हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। अब उसी वजह से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रहा उसको काफ़ी हिंड्रेंस फेस करनी पड़ी। और इवन इफ़ हमने 1950s में स्टार्ट कर दिया था, फिर भी हमारा बहुत स्लो पेस से ग्रोथ हुआ, बहुत ही इवन स्लो डाउन हो गया काफ़ी हद तक हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। बेबी इट सो इसके काफ़ी फैक्टर्स रहे, बी इट इंडिया चाइना वॉर इन 1962, देन इंडिया की एंट्री इन न्यूक्लियर क्लब जिसकी वजह से उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगे, देन NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसके अंडर जो है अदर कंट्रीज़ नॉन न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है कुछ भी इस टाइप का न्यूक्लियर मटेरियल और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से भी इंडिया को काफ़ी हद तक प्रोग्राम में स्लो डाउन देखा गया। देन हमारा जो अचीवमेंट था 8 गीगावाट ऑफ 1980 अचीव करने का, वो डेफिनेटली अचीव नहीं हो पाएगा। और फिर हम अपना टारगेट पुश करते हैं और उसे लिखते हैं कि हम 10 गीगावाट करेंगे अचीव 2000 तक। ठीक है, तो इसके बाद हम फर्दर स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं इंडिजिना। तो हमने देखा कि भाई हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो फिर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू इंडिजिनाइज आवरसेल्फ। ठीक है, तो इंडिजिनाइज करने के लिए we tried to indigenize the design of 220 megawatt pressurized heavy water reactor employed in Rajasthan. Its advantage was that it used natural uranium का ये यूज़ कर रहा था, unlike the design of तारापुर जिसमें low enriched uranium यूज़ हो रहा था। तो उसकी जगह हमने ये यूज़ किया और इंडिजिनाइज करने की कोशिश की। इसके अलावा अदर यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के नरोरा, कायगा एंड काकरापाड़ में। अब ये आप बताओ ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ पर है? प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर। सो हमने देखा 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंटेंस न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुए यूएस के साथ, डील हुई हमारी और उसके थ्रू हमें वेवर मिला। ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, देखो एक रीज़न तो हमने देखा कि हम इस तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्लाइमेट चेंज एंड ऑल रिलेटेड इशूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा बेसिक गोल है कि डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारा डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ होगा। दैट विल लीड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और जब ये सब होगा तो डेफिनेटली हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो एनर्जी आप लाओगे कहाँ से?
ऑलरेडी हम नॉन फॉसिल फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को कम नहीं करेंगे। अगर इंपोर्ट बेस्ड रहेंगे तो फिर इस तरीके के जो हमें हिंड्रेंसेस है, सप्लाई चेन बेस्ड इश्यूज़ हैं, वो हमेशा फेस करते रहने पड़ेंगे। तो इसलिए उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए भी हमारा जो फोकस है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी वो शिफ्ट हो रहा है कि हम खुद से उसको इंडिजिनाइज़ करके और हमारे लिए फ्यूचर में जो हमारा पावर कंजम्पशन और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है उसको हम डील कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट our population is going to increase further as per World Bank's population prospects report. उसके अलावा डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने के लिए हमें करना ही है। और आपको पता है हमने बात की कि ग्लासगो में पंचामृत गोल्स जो हमने रखे थे, यहाँ पे वो सारे गोल्स मेंशन्ड है, आप एक बार रीड कर लेना। एंड so it is just that India will not be able to rely on fossil fuels for its growth definitely, and we have to shift our focus towards renewable and non-fossil fuel based energy. So उसी की वजह से हम ऑलरेडी डिविएट कर चुके हैं और उसे शिफ्ट कर चुके हैं। दिस ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन दुबई का 2023 COP28 का डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट। सो द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट 3 रूट्स। अब इसमें इन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे फोकस कर रही है। सो देखो, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर एटॉमिक एनर्जी जो है दैट इज़ रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। बट हमने देखा कि अगर हमें अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बढ़ाना है टू हायर एक्सटेंट, टू एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, तो वी नीड फंडिंग डेफिनेटली, दैट्स द बेसिक फैक्ट। और फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग गवर्नमेंट के पास नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट अ लॉट। तो दैट फंडिंग विल कम फ्रॉम PPP, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वी नीड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर एटॉमिक एनर्जी आपका रिजर्व है गवर्नमेंट के लिए, तो फिर आप नहीं कर सकते ना इसको अलाउ, तो आपको इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट में। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी, आई थिंक या इट इज़ मेंशन्ड हियर, यू हैव टू अमेंड योर एटॉमिक एनर्जी एक्ट टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू clearly or clarified that whose responsibility will it be, that is waste management का responsibility किसका होगा। अगर आप प्राइवेट पार्टनरशिप में आते हो तो वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बोला कि कैपिटल कॉस्ट एंड ऑल ये सब हायर है, तो वो हमें प्राइवेट से ही मिलेगा। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करना, उससे रिलेटेड भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है इसका, तो वो फिर और अपना जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है। तो ऑल फॉर ऑल दैट वी नीड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब है बेसिकली, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट कर ही रही हूँ। देन वन अदर पॉइंट कम्स है कि टैरिफ, जो आप टैरिफ लगा रहे हो वो कैसे, आप टैरिफ सेट कैसे करोगे, टैरिफ सेटिंग कैसे होगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हो। तो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इन थर्मल सेक्टर में, क्या उसी को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, किस तरीके से डिटरमाइन होती है नॉल, उस पर वो डिपेंड करेगा। अभी टैरिफ कैसे सेट करना है नॉल, मतलब कि अफोर्डेबल टैरिफ भी हो और सप्लाई कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन भी हो, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी रहे और टैरिफ भी अफोर्डेबल रहे। ये सब को बैलेंस में करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा ये देखो, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि एटोनमस है बट नॉट लीगल एंटिटी, एंड ये सबऑर्डिनेट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। इसके लिए पहले एक बिल लाया गया था एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये हुआ नहीं। सो वी नीड, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करते हैं तो हमें इसे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। इट बिकम्स द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस टू मेक इट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड येस, यू मस्ट बी अवेयर दैट आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रीन्यूएबल एनर्जी में क्लासीफाई नहीं होता है, तो वो क्लासिफिकेशन भी हमें चेंज करना पड़ेगा, सो दैट हम
टैक्स इंसेंटिव्स के लिए जो है लोगों को एलिजिबल कर सके, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ सके, तो उस सब के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा। देन FDI हम अलाउ कर सकते हैं अप टू 49% टू इंश्योर इंडियन ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, बट जैसे कि अभी ऑलरेडी जो जॉइंट वेंचर्स हैं NTPC के साथ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ, बट ये क्या है, ये आपकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एंड दे विल बी होली गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो ये वाला आपका पहले से है, और ये हम जो है जॉइंट वेंचर फर्दर इन फ्यूचर करने जा रहे हैं, ठीक है। और अब ये है कि इंडिया हैज़ टू डिलीवर इट्स प्रॉमिस ऑफ दिस, जो हमने इनिशियली बात की थी, एंड बट फॉर दैट इट नीड्स फॉरेन पार्टनर्स ऑब्वियसली एंड प्राइवेट सेक्टर। While this has been accepted by government, it has to move forward with the reforms comprehensively and decisively. So this is it for this article. I think we have dealt with it in depth, and if you have any questions you can ask in the comment section. ठीक है। इसके अलावा आप जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए न्यूक्लियर पावर के रिगार्डिंग, हाउ कैसे न्यूक्लियर पावर का जनरेशन होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ये किसी भी मंथली मैगज़ीन में मिल जाएगा, तो वो आप कर लेना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ आर्टिकल। थैंक यू सो मच।